कहानी है तुम लोग। घर के भीतर चूल्हे के अंदर कसमसाती है आग। कागज पर सवार होकर आग गीली लकड़ियों के ऊपर चढ़ती है और दम तोड़ने लगती है। कागज जलाने से पहले पढ़ती है उन पर लिखी हुई इबारत को, उनमें लिखे हुए इतिहास को, कि पोथी पुरान ही जले तभी कागज खत्म हो जाते हैं। गीली लकड़ियां मुंह छिपाकर हंसती है कि कर ले जितना जतन करना हो, हम इन झूठों से राख नहीं होने वाले हैं। आग में इन्हें ही भस्म हो जाना है कि तभी उठाती है घासलेट रत्न प्रभा। मैं एकटक देखता ही रहा रत्न प्रभा को कि कागज पढ़ पढ़कर छांटने के बाद अब क्या करने वाली है। धुएं की हल्की परत में लालपन उसकी सफेद आंखों के भीतर छा गया है। फूंक मारते मारते थक गई है कि अब आखिरी रास्ता बस घासलेट का। आग बनाने वाली लड़कियां जानती है इस रास्ते को। वो घासलेट को 5 लीटर का कैन उठाती है। कबाड़ी की दुकान से 10 रुपए में खरीदा हुआ यह सनफ्लावर के तेल का डिब्बा है। घासलेट का बसेरा बना हुआ। गीली लकड़ियों के ऊपर डालती है घासलेट। घासलेट की बूंदों की गिनती मैंने बीवी के मुंह से सुनी। जब मैं मटके से पानी निकाल कर पी रहा हूँ तब ये 11वीं बूंद थी और रत्नप्रभा की जबान ने कहा, ओहो, एक ज्यादा गिर गई। खुले हुए मुंह को बंद करने के लिए रत्नप्रभा ने मुंह पर आग रखा। कुछ और न बोले। जबान जबान का क्या है, बोल देती है वो जो जी में आता है। लेकिन जो जी में आए उसे बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कहाँ बोलता है कोई बात जो उसके जी में आती है। जी में आने वाली बात को बंद करने की ट्रेनिंग बचपन से ही मिल जाती है। मत बोलो, मत बोल कि घासलेट की उस 11वीं बूंद के गिरने से घर गृहस्थी पर असर होगा, कि ये कोई संसद नहीं जो गिर गई सो गिर गई। मैं कहना चाहता रहा कि मेरी रत्न प्रभा, मत हो उदास। इस देश में न जाने क्या क्या गिर चुका। गिरे हुए इंसानों का आंकड़ा विकास के आंकड़ों से बड़ा है। गिरे हुए इंसान भी बोल सकते हैं कभी जी की बात। बहुत कुछ गिर चुका है, बहुत कुछ गिर चुका है, बहुत कुछ गिर रहा है तो भी खामोश है सब। उनकी खामोशी तोड़ता है बस शेयर बाजार। शेयर गिरते हैं तो न जाने क्या क्या गिरता है। गिरे हुए शहरों में गिरे हुए लोग गिर गिर कर कहाँ पहुंच जाते हैं। हर्ष के साथ सत्यम, मुझे है खबर, लेकिन ये घासलेट की 11वीं बूंद के गिरने के बाद तुम जिस तरह गिरी कि तब लगा मुझे मैं आसमान से गिरा था। मैं तब किसी 11वीं मंजिला इमारत से ही गिरा था। लगा वो 11वीं बूंद घासलेट की वो रत्न प्रभा ही है जिसे नहीं गिरना था, लेकिन जो अनायास गिर गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि कोई औरत इस तरह भी घासलेट की बूंदों को गिनती होगी। रत्न प्रभा क्या क्या गिनती होगी। दाल जिसके दाम नहीं गिरे, दाल के दाने गिनती होगी। क्या वो दूध और तेल की बूंद भी गिनती होगी। क्या वो साबुन के झाग भी गिनती होगी। क्या उसने क्षण पल वक्त को भी इस तरह गिना होगा। कैसा लगता होगा इस तरह की गिनती गिनते वक्त। क्या क्या गिना जाता होगा उस गिनती के साथ। सपने, सपनों के भीतर की बनावट, न चाहते हुए भी उन बूंदों को गीली लकड़ियों के ऊपर डालने और सुलगने की उम्मीदों के बीच क्या स्वाद होता होगा। तभी जाना मैंने, हाँ, तभी जाना कि पहली बूंद गिनती की पहला शब्द से होकर गुजरती होगी तो वो अपने साथ सुखी घर के सपनों को भी घसीटती होगी। सुख की ये आकांक्षा भी गिरती होगी जैसे गिरती है आकाश से बारिश की निर्मल मासूम बूंद और कीचड़ में शामिल हो जाती है।
अगली बूंद का वक्त आने पर भूल जाता है दिमाग सुख, सुखी जैसे शब्दों के मायने, और अगली बूंद इसलिए गिरती है कि उसे गिरना ही है, कि तीसरी बूंद धकेल देती है उसे कि अगला दिन कुछ नया होकर आएगा, इसी उम्मीद के साथ। अटक गया था गले में पानी, हाथ में गिलास, दिमाग में गीली लकड़ियां, दिल के भीतर रत्न प्रभा की सलोनी सूरत, मन में रत्न प्रभा के ख्वाहिश के सूखे हुए फूल। पेड़ पौधा नहीं है पूरी कॉलोनी में जिसमें लगते हो फूल, फल नहीं है, खुशबू भी नहीं है, खाली जमीन नहीं है। गमलों में सजा लूं तो गमलों को हर दिन देने के लिए पानी नहीं है। पूरी कॉलोनी में नल नहीं है। जहाँ पानी नहीं हो वहाँ फूल नहीं होते, फल की बात छोड़िए। मैं तो सब्जी खरीदने चला हूँ। सच तो ये है कि जहाँ लगती है सब्जी की दुकान और खड़े रहते हैं सब्जी के ठेले, वहां जाने से कतराता हूँ। लेकिन बातों को सुनने के बाद जब तमाम रास्ते घर वाली बंद कर देती है, तब उठता है डर, आशंका, अपमान। मेरी समझ पर हंसने वाले अज्ञात चेहरों को सोचकर मेरे चेहरे पर सवार हो जाने से रत्न प्रभा मेरी परेशानी समझकर मेरे चेहरे को देखकर कहती है, ऐसे कैसे चलेगी जिंदगी। तो समझ में आता है कि जिंदगी भी जैसी भी कोई चीज है, जीना ही जिंदगी है या कुछ और। ताकता हूँ उसके चेहरे को, देखता हूँ घर को और सोचना बंद कर देता हूँ। घर से बाहर निकलता हूँ, जब लगे कि इस रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं, तब पैर भी चलने लगते हैं। दिमाग में उठते ख्यालों के साथ और मैं चलने लगता हूँ कि अबोध बच्चा गिरने के डर के साथ, घर वालों की पिटाई भय के कारण चलता हो, जानबूझकर सीधे और शॉर्टकट वाले रास्ते पर नहीं चलता हूँ। आदत है या स्वभाव नहीं मालूम, नहीं अपनाया शॉर्टकट। समय नहीं बचाना है, जाने की जल्दी नहीं है, जल्दी पहुंचना नहीं चाहता हूँ। चाहता हूँ कि जब सब्जी की दुकानों की जगह पर पहुंच जाऊं, तब वहां सब्जी वाले न हो, वे जा चुके हो अपने अपने घर, और तब कहूंगा घर आकर कि आज नहीं था कोई सब्जी वाला। भला इतनी न थमने वाली बारिश में कैसे आ सकती है सब्जी। तब शेर बन जाऊंगा और बिना रुके तमाम अपमान, पीड़ा और भय को निकाल दूंगा शब्दों से, जो पड़ेंगे हंटर की तरह घर वाली पर। तो हंटर और रत्न प्रभा शब्द के जहन में पड़ते ही उतर गया चेहरा मेरा। कितनी सहती है फिर भी कुछ नहीं कहती है, वो मर चुकी हो जैसे, और टूट चुका हूं मैं। क्या कहेंगे हम एक दूसरे से। नहीं कहूंगा मैं उससे ऐसे शब्दों और भावना के साथ जो अभी अभी उतर आए थे मेरे दिमाग में। शब्दों की मार कितनी खतरनाक होती है, ये वही जान सकता है जिसने सही हो शब्दों से प्रताड़ना, जिसके झुलस गए हो शब्दों की आग में तमाम सपने। शब्दों, तुम प्रताड़ना और पीड़ा के लिए क्यों हथियार बनते हो। कॉलोनी पार करने के बाद जो चौराहा आता है, उसे खड़ा शेर चौराहा कहते हैं। शेर दिखता नहीं है। शेर की मूर्ति गुमटियों के पीछे है। सामने वाली रोड मंडी की तरफ जाती है, जहां गेहूं, चना, सोयाबीन बैलगाड़ियों से आता है और ट्रकों से जाता है। गाय, बैल, आदमी के मल मूत्र से भरा हुआ है। उस रोड का कॉलोनी की तरफ जाता हुआ रास्ता मंडी के रोड के खिलाफ जाती हुई सड़क पार करने के बाद बॉम्बे बाजार की सड़क से बाई तरफ सर्पाकार वाली सड़क पर नहीं जाते हैं मेरे कदम, क्योंकि उधर बुधवारा है, जहाँ सब्जी मंडी है। मैं सीधे जसवाड़ी रोड पकड़ लेता हूँ, बेदखल हो जाता हूँ शहर से, सब्जी मंडी से, वहीं पर जहाँ कस्बा विधिवत समाप्त हो जाता है। वहां इंद्रधनुष दिखा। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं 9 साल का था और पड़ोस वाले चाचा जी ले गए थे अपने भाई की बेटी की शादी में किसी गांव। आज तक नहीं मालूम उस गांव का नाम। बस याद इतना है कि तब सुबह सुबह देखा था इंद्रधनुष। कितना वक्त गुजर गया है।
इन सफेद बालों की मौजूदगी से लगा कितनी उम्र निकल गई है और ये इंद्रधनुष अब मिला है। इस 46 साल की उम्र में भी महसूस किया मैंने 9 साल का बचपन। खूब जी भर कर देखा इंद्रधनुष। फिर सूरज आ गया और खिल गया मौसम। बदन को नहीं मिली थी गर्मी, न गर्मी का एहसास कई दिन से। और आज इतवार के दिन सूरज की मौजूदगी ने गर्मी भर दी। सूरज क्या हमारे लिए छुट्टी लेकर आया था संडे की? अब नहीं जाना सब्जी मार्केट। एक एक बात को खोलते हुए एक अजीब सा ठहराव आ गया। ठहरने की शक्ति, ठहरने का काम नहीं किया था पत्नी ने। गीली लकड़ियों के कारण मुझे देख नहीं पाई या देखना नहीं चाह रही थी। क्यों देखना चाहेगी मुझे? तब सवाल ही खड़ा हो रहा था मेरे भीतर कि असीम की कॉपी के पन्ने को फाड़ती है, जिस पर रत्न प्रभा ने कई साल पहले लिखी थी कविता। मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। असीम को सुनाती थी। असीम की खिलखिलाहट से रत्न प्रभा हंसती थी कि हंस रहा है बच्चा। नहीं चाहती रत्न प्रभा इस कविता पर हंसना, पर स्कूल में इस कविता पर हंसना ही सिखाया गया है, इसलिए बेटा हंस रहा था, ताली बजा रहा था। बाहर निकालो मर जाती है मछली रानी। मछली रानी तड़प तड़प कर मरती है बिन पानी। कितनी मछलियां बिन पानी मरती होगी तड़प तड़प कर। किस प्रकार की मछली? हंस रही थी रत्न प्रभा, सोच रही थी रत्न प्रभा तब। अब रो रही है रत्न प्रभा। बारिश से डूबने को तैयार घर के सामने बहते हुए पानी को देखकर खुश होता था बच्चा। बारिश देखो और खुशी मनाओ, यही सीख है बच्चे को स्कूल की। इस बारिश ने इस घर को बर्बाद करने में सारी जान लगा दी। लगता है दीवारें गिर जाएगी, छत उड़ जाएगी। घबरा जाती थी रत्न प्रभा की असीम झिंझोड़ता है, माँ नाव बना दो, नाव बना दो ना। उसी पन्ने की नाव बनाना चाहती है रत्न प्रभा जिस पर लिखी थी मछली रानी। उसी पन्ने की नाव पर सवार होकर निकलना चाहती है। रत्न प्रभा असीम को गोद में लेती है, सीने से चिपकाती है और आंसू पोंछ कर कहती है, नाव बन तो जाएगी लेकिन डूब जाएगी। बाहर बहुत पानी है, जब बारिश बंद होगी तब तब बनाएंगे नाव। बच्चा भरोसा करता है। असीम के भरोसे के कारण कई साल पहले रखी हुई कॉपियों की यादों में खोकर वापस चूल्हे के पास आ जाती है रत्न प्रभा। तो रत्न प्रभा ने लकड़ियों को ऊपर नीचे करते हुए असीम की कॉपी के पन्ने को चूल्हे की गुफा में माचिस की जलती तीली को दिखाकर रख दिया। वह आग ही थी जिसने रत्न प्रभा के चेहरे पर चमक ला दी, गोल्डन। सोने की पॉलिश इसे ही कहते हैं। उस आग की रत्न प्रभा के चेहरे पर परछाई देखते हुए लगा था, मेकअप है, सारे कष्ट दुख और पीड़ा को छिपा कर रखना। आग जलने पर रत्न प्रभा जलती है या जगमगाती है। और अभी सूरज गर्म नहीं हो पाया। रत्न प्रभा मेरे पास नहीं थी। रत्न प्रभा की आग नहीं थी। सूरज वापस अंधेरे बादलों में छिप गया और देखते ही देखते इंद्रधनुष भी खो गया। कितने बरसों बाद इंद्रधनुष देख रहा हूँ और दिमाग में चूल्हा सुलग रहा है। सड़क के नाम पर मरणासन्न पत्थर बिखरे हुए हैं। पत्थरों को भी सूरज की चाहत दिखी। उनमें से कुछ पत्थर घर ले जाने के लिए उठाए मैंने। चूल्हे की आग चूल्हे से बेवजह बाहर निकलती है। उस आग को इन पत्थर से रुकवा दूंगा तो घर के भीतर भी गर्म पत्थरों के सीने से गर्मी निकलेगी और उसको इंसान को जरूरत है। फिर निकलकर गर्म हो रहा सूरज और तपिश महसूस कर रहा हूं मैं लौटकर तब उस सड़क की तरफ गया जो बुधवारा कहलाता है, जहां सब्जियां रहती है। जो जमीन पर लगाते हैं दुकान, वे नहीं है। वे हो भी नहीं सकते क्योंकि इतना कीचड़ है, इतनी गंदगी है, इतना गंदा पानी है कि उसमें कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। तमाम आर्थिक विकास और महाशक्ति बनने के दावों के बावजूद फिर वो सब्जी वाली शेवंती बाई कैसे बैठ सकती है?
मैं शेवंती बाई को ही ढूंढ रहा हूँ कि वह कहीं किसी कोने में अपनी टोकरी में कुछ आलू, बैंगन, धनिया, कुछ मिर्ची लेकर खड़ी होगी तो ले लूंगा 2 आलू, 4 आने का धनिया। कहने कहते तो ये भी है लोग कि शेवंती बाई सड़ी गली सब्जी बेचती है। उसकी सब्जियों के भाव इसलिए सबसे कम होते हैं। मैं भाव देखता हूँ, सब्जी नहीं। भाव देखना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जब भी महीने में एक आध बार जाता हूँ सब्जी मंडी, तो बस शेवंती बाई से ही लेता हूँ सब्जी। मुझे नहीं दिखी शेवंती बाई। हाँ, और न ही उनके पड़ोस में बैठने वाला दादू। और तो और कोई भी जमीन पर बैठने वाला नहीं दिखा, ठेले वाला भी नहीं दिखा। दिखी तो बस गंदगी, कीचड़ से सनी। शायद अगली गली में हो खड़ा कोई ठेले वाला। इसी उम्मीद से कदम रखता हूँ। कीचड़ चप्पल के तल से छपाक से पैंट के पीछे बैठ जाता है। इतना कीचड़, बाप रे बाप! कैसे संभल संभल कर रख रहा हूँ कदम कि कपड़े गंदे न हो जाए, कि पत्नी को कपड़े धोने में परेशानी न हो। ऊपर से इस गीले मौसम में अगर ये जोड़ गीला हो गया तो फिर क्या पहनूंगा? वैसे ही 2 जोड़ गंदे पड़े हैं। पत्नी उसे इसलिए धोना नहीं चाहती कि साबुन नहीं है। और अगर ऐसे ही बिना साबुन के कपड़े धो दिए तो साफ नहीं होंगे और सूख भी नहीं पाएंगे। बरसात में न सूखने वाले अध गीलेपन के साथ गंदे कपड़ों की गंध में उड़ेगा मजाक। तो कहा था पत्नी ने, कपड़ों का नहीं, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। मैंने हंसते हुए बोला, मजाक उड़ाए जाने से डरता हूँ। डर? रत्न प्रभा ने कहा था और मेरे हंसते हुए चेहरे पर डर सवार हो गया था। नहीं, मैंने कहा था। उसके चेहरे को देखा तो वह अपराध बोध से भर गई थी। अपराध बोध से डरी हुई रत्न प्रभा ने गीली पैंट को झटक दिया। उसमें से बेहद नन्ही नन्ही बूंदे ओस की शक्ल में निकली और फैल गई। उन्हीं बूंदों से डर मेरे चेहरे से उतर गया, लेकिन रत्न प्रभा खामोश हो गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। लाओ, इस पैंट को मैं देखता हूँ। छोड़ो, इसे मुझे देख लेने दो। तुम दिन भर देखते रहते हो। हाँ, किसे देखते रहते हो दिन भर? नजरों से कह दो कुछ इधर भी देखे। रत्न प्रभा ने कहा था। उसे देखा और हम दोनों दिल खोल कर हंसे थे। रत्न प्रभा को बाहों में भर लिया था। हंसी अब चली गई। तब सोचा मैंने कि कितना परेशान रहती है रत्न प्रभा, और उस पर एक और मुसीबत लाद दूं, गीले और गंदे कपड़ों के रूप में। सोच रहा हूँ कि तभी रामदयाल की आवाज सुनाई दी। सब्जी कहाँ आ रही है सर? सब ट्रैफिक बंद है, खेत बगीचे में गल गई है सब्जियां। ये तो इंदौर से बुलवाई है। इंदौर में थी, इंदौर वाली नहीं है सब्जी। वो हीरो होंडा वाले को कह रहा है, सुन मैं रहा हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं चला जाऊं उस राम दयाल की सब्जी की दुकान पर, जो पक्के मकान में ऊपर वाली मंजिल में रहता है। नीचे पक्की दुकान में सब्जी बेची जा सकती है। दुकान का किराया जोड़ता हूँ तो लगता है क्यों न बेचे सब्जी महंगी। वो सब्जियों को साफ पानी में धोता है, एकदम फ्रेश और ताजी सब्जी बेचता है। कीड़ा नहीं मिलेगा, एक भी नहीं, कीड़े का कोई अंश भी नहीं। ऐसे दुकानों के बारे में आंखों से ही जाना कि वहाँ बड़े लोग जाते हैं। वे लोग अपनी गाड़ी को यूं ही कहीं भी खड़ी करके आते हैं, सब देखते हैं तो डलवाते हैं, डलवाते हैं और कटुए में से रुपए देते हैं। राम दयाल नोट वापस देता है। दोनों मुस्कुराते हैं। जी थैंक यू, कहता है रामदयाल, और फिर दूसरे को बोलता है, भाव नहीं बोलता, नहीं बोलता, आदमी से कुछ नहीं बोलता। फिर भी आदमी डरता है सबके सामने रामदयाल के क्रोध से। डरते हैं लोग, सबको पता चल जाएगा कि वजन नहीं है। चल जाएगी बोल, इसलिए नहीं बुलवाते हैं लोग। कौन बोले? भीतर से भुने में खोखले चने की तरह दिखने में भय लगता है, लेकिन होता है हल्का, खोखला। फिर अपना बड़े होने का एहसास दिलाने के लिए भाव नहीं करता।
वही बात में ध्यान रखती है, बिना मोल भाव के कुछ चीजें ली जा सकती है। हाँ, जूते जरूर ले सकते हैं, लेकिन जूता कब खरीदा था? ख्याल घर में हुए छेद से निकलकर खेत में चला जाता है। वही लोग जब ठेले से जमीन या जमीन वालों से खरीदते हैं तो मोल भाव जरूर करते हैं। जूता नहीं है मेरे पास, वरना मैं भी निकाल कर फेंक सकता हूँ। बूट साहब, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ। गीली पैंट मजाक की बातें से बाहर नहीं निकली थी। उसकी महंगी सब्जी की बात सोचकर हिम्मत ही नहीं कि आगे चलने की। खा जाएगा, हाँ खा जाएगा, यही डर है। लेकिन सूरज चुल्हे और प्रभा के चेहरे के साथ लगा कि कहीं देर से घर में नहीं बनी मेरी सब्जी। हरी सब खानी चाहिए, इसी ख्याल के साथ हसीन किया कारण के बड़े और ट्रक को भागा कर चला आया। राम दुकान पर उसने आलू भाव बताया, 15 रुपए किलो। इस पर मैंने दोबारा पूछा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो वो कांता बोला, बैठे हो? कहा, अंधे हो तो दिखा नहीं, क्यों खाते हो सब्जियां? डॉक्टर ने सलाह दी। डॉक्टर तो नहीं दे ऐसी सलाह। फिर ज्योतिषी बोला था, जा बच्चा सब्जी मंडी, तेरे भाग खुलेंगे कीचड़ में। किसने बोला इधर आने का? उसका नाम बता, फिर मैं देखता हूँ धंधा खोटी करने वाले को। वो तब भी नहीं रुका और कहा, तुम लोग आते ही क्यों हो? मेरे पास जवाब नहीं है। मैं तुम लोग का मतलब समझना चाह रहा हूँ। मेरे लिए मेरे हिसाब से तय करता है रामदयाल। रामदयाल मेरे चेहरे से, मेरे कपड़े और कीचड़ से भरे हुए पैरों में गुम हो चुकी चप्पल से चलता हुआ मेरी कॉलोनी, मेरे मकान तक पहुंच जाता है। वहां नहीं रुकता। वो तय करता है फिर मेरी औकात। उसके पास और क्या है मेरी हैसियत तय करने के लिए? कितने लोग जाते हैं पूरे शहर की सब्जियां खरीदने। जानता है रामदयाल सब्जी खरीदने वालों को, उनका खानदान, वंश, गोत्र सब जानता है। जानता है किसकी पहुंच में है सब्जियां। सच तो यह है कि मैं समझ ही नहीं पाया, तुम लोग इस खांचे में कैसे डाल दिया उसने। इस तरह से बेदखल हो गया मैं। कितना अपमानित हुआ। इतना तो डूब मरने लायक अभी सोच कर हो रहा हूँ। होने वाले अपमान का विचार ही अपमानित कर देता है। होने के बाद तो वो पीड़ा से एकाकार हो जाता है। पीड़ा गीली लकड़ियों की तरह हो गई। रत्न प्रभा नहीं थी कि जलाती, जलाने के लिए घासलेट डाल देती, दिखा देती उसे माचिस की तीली। वो तीली मैं नहीं बन पाया। मैं क्या करता? वापस चला आया अंधेरे के साथ घर। रत्न प्रभा उम्मीद की ढिबरी के साथ बैठी मिली। घासलेट से जलाती हुई ढिबरी को अंधेरा बढ़ गया या रोशनी कम, लेकिन रत्न प्रभा के चेहरे पर जलती हुई लकड़ियों की आग से पैदा हुई गोल्डन चमक अब उतर चुकी है। सोने के भाव नहीं उतरे। सोना आसमान की बुलंदी छू रहा है। अब इस वक्त इस आग के बुझने का भी वक्त आ गया। रत्न प्रभा चाहती है कि इस मुट्ठी भर रोशनी के साथ मैं 2 रोटी खा लूं उसके साथ। तो अंधेरे से लड़ लेंगे हम। बेमन से रोटी चबाते चबाते ही लगा कि खुद को चबा रहा हूँ रोटी की शक्ल में। सुबह से घर से बाहर निकला हूँ। कंट्रोल की दुकान अभी खुली नहीं है। किराने की दुकान से लेता हूँ गाए बगाए किराया सामान। रुकता हूँ उधारी के पैसे पूछने के लिए। एक आदमी कहता है दुकानदार से, केरोसिन देना 1 रुपए का। दुकानदार बेरुखी से कहता है, 1 रुपए का? नहीं है मिट्टी का तेल। तो किरोसिन ही दे दे। वो हंसता है। दुकानदार का चेहरा भावहीन हो जाता है। मिट्टी का तेल, घासलेट, केरोसिन, अलग अलग नाम आ जाने से। वो हमारी गली वाला है, समाधान नाम है उसका। वो दुकानदार से कह रहा है, बहुत दिनों से अंधेरे में सो रहा हूँ, आज अंधेरे में सोने का मन नहीं करता। तेरे को डर लगता है? उसी भाविन चेहरे से कहता है दुकानदार, अरे डर किसका, ये दारू की बोतल है ना।
इसको लेके सोता हूँ। आज बोतल में घासलेट डालने का मन था चिमनी बनाने के वास्ते, लेकिन तू समझता ही नहीं। 1 रुपए का नहीं मिलता मिट्टी का तेल। क्यों नहीं मिलता? 1 रुपए का शैम्पू नहीं मिलता? शैम्पू ले ले। बहुत दिनों से नहाया नहीं है, तू जा नहा ले। तू तो कंपनी का आदमी लगता है। ये बता मैं ना धो के क्या करूंगा? मेरे को तो घासलेट चाहिए। जा, नहीं मिलता 1 रुपए का। कुछ घंटे ही चिमनी जला लूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि रोशनी में नींद आती है कि नहीं। मैं रोशनी में सोना चाहता हूँ। रोशनी में सो के क्या करेगा घासलेटी? दारू पी पी के बॉडी जला रहा है तू। ना भाई, सुबह सुबह बोनी बट्टे के टाइम पे दिमाग मत खा। उसने पुड़िया बांधते हुए समाधान को बिना देखे कहा। जाबे, नीचे तेरा घासलेट। इस सद्दे में हम तो खुद ही घासलेट है, जलते रहते हैं। तू क्या क्यों जला रहा? ला माचिस की पेटी दे दे। वो तो मिलती है ना 1 रुपए में। फिर देख मैं क्या करता माचिस का। तू जा यार, घर से खाता नहीं पीता नहीं, क्या करेगा माचिस का? जा भाई, खत्म हो गई माचिस। घासपुरा वाले तुम लोग भी सुधरोगे नहीं। अलग अलग रंग के पाउच के पैकेट टांगते हुए दुकानदार बोला। हमारे लिए नी है माचिस, नी घासलेट। वाह रे, समाधान नाम है मेरा। मेरा समाधान। गिरते गिरते बचा समाधान सुरड़ कर। चल हट, ग्राहक आने दे। हम ग्राहक नहीं है, समाधान ने गुस्से से कहा। पागल हो गया है क्या तू? तुम लोग हमारे ग्राहक नहीं हो। तोन पर हाथ फेरते हुए दुकानदार ने शक्कर तोलते हुए समाधान से कहा। समाधान जाते जाते बोला, ग्राहक? मैं बताता तेरे को। मुझे क्या देगा ये दुकानदार? घर में घासलेट की कैन में चंद बूंद बची थी। 11वीं बूंद के गिर जाने की पीड़ा में माचिस की चाह में मुझे लगा मेरा नाम ही है समाधान सुरड़कर। घासलेट किराना की दुकान पर मिलता है, कंट्रोल की दुकान से 3 गुना ज्यादा दाम पर। वो हमारी गली के मुहाने पर पक्की रोड वाली सड़क के किनारे पर इस दुकान पर मिलता है। दुकान सेतु है। शहर के बाकी हिस्से का प्रवेश द्वार है हमारी गली का। जरूरत की चीजें मिलती है। दुकानदार जिसके सिर के बाल गायब हो चुके हैं, तोंद बाहर आ चुकी है। जो हर बार खड़ा दिखता है, जो सामान तोलता है। सामान छोटू लाता है। छोटू हमारी गली का 10 साल का लड़का, फुर्तीला समझदार, आंखों के इशारों और शब्दों के उतार चढ़ाव के मायने जानता है। उसे कहता है दुकानदार, छोटू, भाई साहब को मिट्टी का तेल देना पाव भर। घासलेट मांगे जाने पर समझ जाता है दुकानदार की मिट्टी का तेल मांग रहा है ग्राहक। दुकानदार घासलेट को घासलेट कभी नहीं बोल पाया। हमारी कॉलोनी भी मिट्टी का तेल बोल ही नहीं पाई। और उम्र बढ़ने के बावजूद मिट्टी का तेल हमारे दिमागी शब्दकोश में आ तो गया, लेकिन जबान पर बैठ नहीं पाया। किराने की दुकान पर जाने की बजाय मैं रामकृष्णगंज, जो हमारे घासपुरा से लगा हुआ है, की तरफ चलने लगता हूँ। हमारे यहाँ जिसे गली कहते हैं, वो रामकृष्णगंज में सड़क कहलाती है। दुकान काली सड़क के किनारे है या सड़क के ऊपर, पता नहीं चलता। किस जगह है ब्रजलाल की दुकान? कॉलोनी के नाम के साथ आदमी बावजूद जुड़ जाता है। ब्रजलाल तिवारी की दुकान, घर रामकृष्णगंज में, हमारा घर घासपुरा में। मुझे हंसी आती है और घासलेट वाली बात पर याद आ गया कि शादी के 1 आध हफ्ते बाद ही रत्न प्रभा ने कहा था,
रॉकेल चाहिए। रॉकेल, अपरिचित शब्द सहन नहीं हुआ दिमाग को, जिसकी प्रतिक्रिया में मेरी जबान पर असामान्य गति और बल से निकला रॉकेल शब्द। रत्न प्रभा सहम गई। रत्न प्रभा को लगा कुछ गलत कहा क्या। मुझे बुरा लगा, इस तरह नहीं बोला जाना चाहिए, पर निकल गया रॉकेल रॉकेट की तरह। क्या होता है रॉकेल? रॉकेल परिभाषित करना चाहा रत्न प्रभा ने। शादी के 15 दिन पूरे नहीं हुए थे और खुल भी नहीं पाई थी। सहम गई। उस पर उसे कुछ सूझ ही नहीं पड़ रहा था। शब्दों की सीमा समाप्त हो गई। एक सीमा के बाद शब्द अपना अर्थ खो देते हैं। घर के भीतर इतनी कम चीजें थी कि उसके साथ साम्यता जोड़ने के लिए कुछ नहीं मिला। सिर ऊपर उठाया दीवार की तरफ, तो सिर टकराता है छत से, जो बनी है कवेलू और प्लास्टिक की पन्नी से। टूटे हुए कवेलू से रोशनी झांकती है और घर में उजाला भर देती है। मैंने इस टूटे हुए कवेलू के कारण नीली पन्नी से आती हुई रोशनी में रत्न प्रभा की आंखों को देखा। आंखों के भीतर जो दिखा उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं थे, तो मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। शर्माती सकुचाती हुई रत्न प्रभा की देह से आती गंध के एहसास में रत्न प्रभा के गर्दन पर मेरे होठ आ गए। जीभ कब निकली पता ही नहीं चला। रोशनी में रत्न प्रभा को अपनी आगोश में पहली बार लिया। पहली बार के पहले एहसास ने टूटे हुए कवेलू का शुक्रिया अदा किया। रॉकेल चाहिए। रॉकेल अटक गया रत्न प्रभा के दिमाग में, और मैं भूल गया रॉकेल के मायने, टूटे हुए कवेलू को, कोनी छत को। नहीं समझ रहा हूँ रॉकेल क्या होता है। मजाक नको करो, सच बोल रहा हूँ। सच ही बोल रही मैं। रत्न प्रभा के भोलेपन पर हंसी आई। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े। उसे एहसास हुआ कि सच कह रहा हूँ। रॉकेल चिमनी में डालते हैं ना, उजाले के वास्ते। घासलेट, घासलेट कहते हैं। हमारे गांव में तो रॉकेल बोलते हैं। 26 साल गुजर जाने के बाद रॉकेल की जगह घासलेट ही जबान पर चढ़ बैठा। रत्न प्रभा की जबान पर रॉकेल के साथ यादों के धूप की रोशनी से आनंद के क्षण ले आया। और उसके साथ चलते चलते याद आया कि तिवारी के घर वाले तो चौथा शब्द बोलते हैं, केरोसिन। हाँ, तमाम उम्र तिवारी के साथ गुजारने के बाद भी केरोसिन शब्द नहीं ला पाया अपने घर अपनी जबान पर। लेकिन समझ जाते हम सब, जिसे जो कहा जाता है उसका वही अर्थ रह जाता है। कुछ नहीं बदलता उसका। नहीं बदला कुछ भी, 1947 कहो या 2010। तिवारी की दुकान की ओर जाते जाते कई बार रॉकेल का बोला जाना, रत्न प्रभा का सहम जाना, फिर रत्न प्रभा को बाहों में लेना, हंसी गुदगुदी और पूरे तन मन में सरसराहट के साथ ही चलते चलते दुकान पर पहुंचा। तिवारी से चतुर्वेदी बात कर रहा है, जो नौकरी पेशा आदमी है। 8 साल से है इस कस्बे में, जिसे नगर पालिका कहा जाता है। उस हंसी मजाक में मैं भी शामिल हो जाता हूँ बिना किसी औपचारिकता के। मेरे दिमाग में अब भी रॉकेल ही रॉकेल गूंज रहा है। अभी मेरे फोटो से चिपकी हुई है रत्न प्रभा की चमक। मैं पूछ बैठता हूँ अनायास ही, जानते हो रॉकेल किसे कहते हैं? रॉकेट के भाई को। चतुर्वेदी हंसते हुए कहता है। तुम बताओ। मैंने तिवारी की चमकती हुई आंखों को देखकर कहा, जो हमेशा शरारत ढूंढती है। रॉकेल, सुना, सुना है मैंने। रॉकेल घसलेट को कहते हैं। मैं रत्न प्रभा की साड़ी का पल्लू मन ही मन हटाता हूँ। घासलेट को? चतुर्वेदी फिर बोला। घासलेट तो हम डालडा को कहते हैं। तुम हो ही उल्टे प्रदेश के। घासलेट को डालडा? हम तो मिट्टी का तेल बोलते हैं। हमारे रिश्तेदार लैंप तेल बोलते हैं। तिवारी के कहते ही मैंने कहा, लेकिन इस शहर वाले घासलेट बोलते हैं। आज तो मजा आ गया। रॉकेल घासलेट को, घासलेट डालडे को। क्या गजब है हमारी संस्कृति। घासलेटी? मेरे कहने का जवाब न देते हुए ब्रजलाल तिवारी ने कहा, तुम लोग सबसे ज्यादा मजे में रहते हो। न रहने का टेंशन, न खाने पीने का। नींद भी तुम लोग मजे की लेते हो। हम तो साला टेंशन में ही जीते जी मर जाते हैं।
घासलेटी संस्कृति के बीच हुए इस अचानक विषांतर में निराशा थी खुद के बारे में, या फिर हमारे अस्तित्व को लेकर पीड़ा जनित घृणास्पद शत्रुता? क्या थी कि मुस्कुराहट चली आई मेरे चेहरे पर उसे चिढ़ाने के लिए? दुकान से खाद बीज न बिकने की उसकी पीड़ा, या फिर सदियों से दुखी दिखने की साजिश का कोई सिरा कि बरसात के मौसम का तिवारी पर असर? मुझे बोलने का मौका देने से पहले ही भजे बुलवाने का कहा सामने वाले खड़े ठेले वाले को। फिर बोला, बारिश में गर्म भजिए का मजा ही कुछ और होता है। जानते हो क्यों? नहीं। मूल प्रश्न का उत्तर मेरे भीतर ही रहा। तुम लोग। दुकानदार कहता है तुम लोग, सब्जी वाला कहता है तुम लोग, तिवारी कहता है तुम लोग। तुम लोग। बोलते वक्त क्या रहता है इनके दिमाग के भीतर? चेहरा, कपड़ा, जूते, चप्पल, जेब, कॉलोनी, घर, क्या रहती है दिमाग में जाती? हर आदमी हमारे लिए तुम लोग कहता है। अभी इसी में उलझा हुआ हूँ कि तिवारी बोला, ये भजिए भी बड़े गजब की चीज होती है। मेरे हाँ ना कहने का मौका नहीं देता तिवारी। मैं तुम लोग में अटक गया हूँ कि भजिए के बारे में सोचने लगा। भजिए बनाने के लिए कम से कम 100 ग्राम तेल की जरूरत होती है। उस तेल के लिए 20 रुपए चाहिए। फिर 20 रुपए बेसन, मसाला और मिर्च। हिसाब आगे बढ़ रहा है और जेब का छेद सिकुड़ता जा रहा है। जो घर है उसमें तुम लोग रहते हैं, वो जेब के भीतर घुस गया। फिर भी जेब सिकुड़ गया। हम लोगों को बारिश और भजिए दो विरोधी चीज लगती है। हम लोग मतलब? तिवारी चौका। जब बरसात होती है तब घर के भीतर चूल्हा जल नहीं सकता, तब भजिए क्या सब्जी तक नहीं बनती है। चाय तो बन जाती है ना? चूल्हा जले तब ना। तो मंगा लूं चाय? चाय नहीं पीता। जानता हूँ, इस मौसम में तो चाय हर कोई पीता पीता है, और ये बड़ी अच्छी बात है। तू न दारू पीता है न चाय। साला, हमसे दोनों नहीं छूटती। चाय हमारे लिए घर का बजट बिगाड़ने वाली चीज है। फालतू खर्च। इस खर्च को नहीं उठा पाते हैं हम, इसलिए नहीं पीते चाय। तिवारी जी, बारिश आते ही तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाती है और जबान तत्काल गरम भजिए को कहती है। मैंने जेब में हाथ डालना चाहा, लेकिन वहां जेब नहीं थी। हाँ, सही तो है। ये जो बारिश है, इसकी बूंदे देखो, इसका सौंदर्य देखो, कैसा मधुर संगीत है, सुनो। तिवारी जी, न तो मुझे सौंदर्य दिखता है, न संगीत का सुर सुनाई देता है। बारिश के मायने और वर्णन मेरे लिए वैसे नहीं जैसे आपके हैं। मेरे लिए बारिश का मतलब गंदे पानी का घर में घुस आना है, घर से निकलना मना है। बारिश बोले तो मकान की दीवारों का गिर जाना है। दरवाजों के पार नहीं दिखती बूंदे, नहीं सुनाई देता संगीत। जब घर के भीतर बच्चा भूख के कारण रोता हो, जब बीवी की आंखों में बारिश का पानी छत से टपकने के बावजूद घुसता नहीं, फिर भी पानी वहीं से निकलता है, तब सचमुच न तो बारिश का सौंदर्य समझ में आता है, और न ही कोई गान, संगीत या फिर कोई नृत्य जैसा तुम्हें एहसास होता है। सच तो यह है कि बारिश के मायने मेरे लिए, मेरे पिता के लिए मुझसे भी अलग है। तुमसे तो खैर है ही। गांव में बारिश आने के साथ साथ डर भी आता है। अगला कदम क्या होगा? और जो कर्जा लदा रहता है, उस वह उस बारिश के सौंदर्य, गीत संगीत पर भारी पड़ता है। हम नहीं कह सकते हैं वैसा का वैसा जैसा तुम सोचते हो। हम नहीं मान सकते हैं कि जो तुम कहते हैं वो सच है। तुम्हें लगता है हम भी तुम्हारी तरह सोचे और कहे। अगर न कह पाए तो तुम कहते हो हमारे में सौंदर्य बहुत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। मैं तो चाहता हूँ तुम यहाँ पर मेरे पास बैठे हो तो महसूस करो जो दिख रहा है। सोचो तो सही कि ये बारिश है कितनी सुहानी, कितना रोमांटिक है, रोमानी है। सारा फिल्मों में बारिश का मतलब ये होता है, वही सोचो। सोचने में भी क्या कंजूसी, और दिमाग को क्या तकलीफ देना। थोड़ा ब्रेक दे दो भाई। तिवारी जी, मैं चाहता हूँ
कि मैं वैसा ही सोचूं, वैसी ही कल्पना करूं, जैसे भीगती हुई नायिका की अल्हड़ता, कामुकता, नशा, रोमांस होता है, वैसा ही, और वैसा ही जैसा तुम पढ़ते रहते हो, पर नहीं हो पाता मुझसे। मैं भूल ही नहीं पाता कि मेरी झोपड़ी में ये बारिश तबाही के सिवा कुछ नहीं लाएगी, मेरी बीवी बच्चों को रुलाएगी, तो कैसे कह दूं जो तुम चाहते हो। तुम भी यार बोलने लिखने में भी अच्छा नहीं सोच सकते हो, दिल है कि नहीं। बामन की बात मान लिया करो, बामन झूठ नहीं बोलता, समझे। चल यार भजिए खा। तिवारी बात बदलना चाह रहा है। फिर कौन झूठ बोलता है, हम जो बामन नहीं वो। तुम क्यों नहीं भूल जाते हो कि तुम बामन हो। तुम लोग भी ना बात पकड़ लेते हो, यही खराबी है। चल भाई मजे ले। हंसना चाहता है तिवारी। किसके, बारिश के, भजिए के, या तेरे। मैं बोलता हूँ सपाटता से, जिसके भी नाम मजे ले सकता है ले ले, वरना ठंडे हो जाएंगे। ले भजिए खा ले। वैसे भी ये इस मौसम की आखिरी बारिश लगती है, तो इसके बाद क्या भजिए खाना बंद कर दोगे। कौन बंद करता है, ये तो बहाना है, बहाना। जैसे दारू पीने के लिए बहाना चाहिए। तुम लोग कितनी जल्दी जस्टिफाई करते हो हर चीज को। फिर कोई नहीं बात, तर्क गढ़ देते हो, जैसे पूजा क्यों करते हो, जब तुमने ही कहा था मोक्ष के लिए। बहस के आखिर में तुमने कहा, थोड़ी देर चैन से बैठ जाते हैं तो शांति मिलती है। मोक्ष भले न मिले, लेकिन शांति तो मिल जाती है ना। तू कहाँ धर्म के धंधे में पड़ गया, तू फिर बहक गया। हंसी चाह कर भी ना आ पाई। सच को बहकना कहते हैं। मिर्ची ज्यादा हो गई। ओ छोकरे पानी दे जल्दी। ओ हरामी की औलाद, सुनता नहीं क्या। तिवारी गुस्सा निकालने के लिए बोलता है। मिर्ची ज्यादा नहीं है भजिए में तिवारी जी, लग गई। तले हुए भजिए को उलट पुलट कर तोड़ता हूँ। भीतर मसाले है, बेसन है, धनिया दिखता है, नहीं दिखती है मिर्ची। फिर तिवारी को कौन सी मिर्ची लगी। भजिए को मैं खा लेता हूँ। कहानी समाप्त।